अभी हिंदी सत्र को शुरू करते हैं। सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते। कुमार भैया नमस्ते। नमस्ते दीदी। तारा भैया, गोपाल भैया, सभी को नमस्ते। जी भैया। तो अभी आज गोवर्धन प्रजापति भैया और लिंग से शुरू करते हैं। नमस्ते गोवर्धन भैया। नमस्ते दीदी, प्रणाम दीदी, सभी को नमस्ते। जी, प्रणाम भैया। मैं आपकी इंट्रोडक्शन रख देती हूँ। जी। गोवर्धन प्रजापति भैया नौगांव के पास सीएम राय स्कूल में उच्च श्रेणी शिक्षक हैं और यूएचपी लिविंग सेंटर नौगांव के माध्यम से भैया ने अनंत विभाग में एक रिफ्रेशर कोर्स किया था। भानु भैया वहाँ पे रिसोर्स पर्सन थे। तो भैया की आज पहली शेयरिंग है मॉर्निंग सेशन में। स्वागत है भैया। जी दीदी, धन्यवाद। नमस्ते दीदी। तो मैं दीदी ने आप परिचय रख ही दिया है मेरा। तो मैं अपना स्वयं थोड़ा और परिचय रख देता हूँ कि मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरे 3 बच्चे हैं। बड़ी बेटी है, 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी की शादी कर दी है सागर जिले में, साहेगढ़ तहसील में। तो वहाँ पर है, उसकी 2 बेटियां हैं। मेरा उससे छोटा बेटा है जो बीच वाला, तो वो आजकल वहाँ सेंट्रल जेल सतना में प्रहरी के पद पर कार्यरत है। बहू भी है, एक छोटा नाती भी है, 2 वर्ष का होने जा रहा है। और छोटा बेटा है जो अभी सिंगरौली जिले में अभी वर्ग 3 में शिक्षक के पद पर कार्यरत है। छोटी बहू भी शिक्षक के पद पर कार्यरत है यहीं छतरपुर जिले में। और मेरा परिचय आपने दे दिया। सीएम राय झिंझन में अभी मैं उच्च पद प्रभार में आया हूँ। मैं पहले टीकमगढ़ जिले में कार्यरत था और वहाँ प्राथमिक हेडमास्टर के पद पर रहा। और मैं 2 लोगों के साथ में और ग्रामीण क्षेत्र में रहा मैं लगभग 15-30 वर्ष। तो मेरा जो अनुभव है, मैं ग्रामीण क्षेत्र में रहा। इसके बाद मैं जब मेरी टीकमगढ़ में पदस्थ था तो चतुर्भुज भैया की पोस्टिंग हुई वहाँ। तो मेरे साथ चतुर्भुज भैया आए जो भगवान सर के गांव से हैं। तो चतुर्भुज भैया और मेरे जो विचार हैं शुरू में मिलने लगे। तो तब से आज तक मैं वहाँ 27 साल रहा, चतुर्भुज भैया और हम दोनों साथ साथ। तो मैं यहाँ नौगांव में ही रहा। चतुर्भुज भैया भी नौगांव में रहते हैं। और चतुर्भुज भैया जो सर के संपर्क में थे बहुत पहले से थे। मैं भी गायत्री परिवार से जुड़ा था तो मेरा आना जाना होता रहता था। मैं भैया से कहता आओ ऐसे वहाँ चलें, वहाँ अच्छा मिलता है, सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है। तो भैया उतना नहीं समय दे पाते थे। तो भैया की पहले से ही भैया और सर के गांव से हैं, आमने सामने मकान है सर का और श्री चतुर्भुज भैया का। तो उस भैया ने कहा कि चलो हम सर से मिलवाते हैं। तो मैं पहले डरता था कि यार वो बहुत ठाकुर हैं यार, वहाँ अपन जाएंगे कुछ तो हमको कैसे लाइक करेंगे, वो कैसे नहीं करेंगे। तो मैं जब चतुर्भुज भैया के पास गया तो सर से मिला पहली बार। तो सर ने बड़ी सादगी से हमसे बात की। हमारा जो वातावरण हुआ, सर को मैंने देखा कि सर मतलब इतने बड़े बड़े पदों पे होते हुए भी और नौकरी छोड़कर आए हैं तो कुछ तो है। तो सर ने जो मेरे से भाव अपने व्यक्त किए और मैंने सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। भैया से भी कहा, चतुर्भुज जी से, कि ये तो बहुत ही अच्छा है जीवन के लिए और भैया इतना सरल स्वभाव में और बहुत अच्छी बात करते हैं। तो मुझे उस वाले प्लेटफॉर्म से जी इनकी बात बहुत अच्छी लगी। जो सेंटर है यहाँ परिवार सभाएं होती थी तो मैं वहाँ भैया के साथ जाने लगा। तो चतुर्भुज भैया को जब टाइम मिलता नहीं तो मुझे मेरा जुड़ाव हो गया वहाँ से। जुड़ाव होने के बाद मैंने एक समस्या रखी भैया के पास, मेरे रिश्तेदारी में, कि शादी हुई थी हमारे भतीजे की, साड़ू के बच्चा है। तो शादी का 1-1.5 साल बहुत अच्छा चला और उसके एक बच्ची भी बेटी हुई हो गई थी।
फिर उन दोनों के बीच में जो अनबन हुई, ग्रामीण क्षेत्र यही नौगांव से बिलहरी है, पास में लगा हुआ है, 2 किलोमीटर है नौगांव से। तो भैया को समस्या रखी तो सर ने बोला कि उसको मेरे पास लाओ। उनकी इतनी अनबन हो गई कि एक दूसरे को मतलब देख नहीं सकते थे। लड़का बोलता था कि मैं नहीं रखूंगा उसको, और वो कहती थी मैं नहीं जाऊंगा। मतलब अगर घर वाले या कुछ समझाते थे तो उसको ये लगता था कि अगर आप उसको लाओगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा। दोनों की यही स्थिति थी। अंत में सर दीदी वो इतना बढ़ गया मामला कि ना समाज के संगठनों ने साथ दे पाए, न समझा पाए, और उसको जो है अदालत तक चला गया वो। तो 1.5 साल की बच्ची को भी नहीं देती थी, उन्होंने कहा बच्ची को दे दो, तो उसने बच्ची को भी नहीं दिया। वो स्वयं भी वो अपने परिवार माता पिता के साथ रहती थी, यही तो 10 किलोमीटर चंदपुरा गांव है वहां का। सर से मिला तो सर ने कहा उस लड़के को हमारे पास लाओ, तो मैं ले गया। सर ने ऐसा प्रभावित किया उस बच्चे को, जो कहता था कि जहर खा के उसकी बात करोगे तो मैं जहर खा लूंगा। सर ने जाने कौन सी जड़ी बूटी ऐसी, सर के पास जादू है। तो मैं एक बार लिवा गया तो सर ने कहा दोबारा आओगे, थोड़ी बात की उनने, वो बस उस बच्चे पर प्रभाव पड़ा। तो वो फिर मुझसे नहीं कहा उसने कि मौसा जी चलना है। वो स्वयं जाता रहा सर के पास, 1-2 बार गया, 2 ही बार गया, जिसका 10 साल मुकदमा चला। ना कोई 3-3 जज बदल चुके, 4-4। और जो महिला जज होती थी इतना समझाती थी दोनों को, उस लड़की को, कि वो नहीं आती थी। तो उन्होंने कहा इस बच्ची को दे दो, तुम्हारी जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, इस बच्ची को भी दे दो, क्यों इसकी जिंदगी बर्बाद कर रही। तो वो किसी की नहीं मानती थी, जज भी हार गए, बोले अब तुमको जैसा करना है। तो सर वो लड़का ट्यूशन पढ़ाता था और उसी से गुजारा भत्ता, अपने मिट्टी के बर्तन और ये करता था मजदूरी। तो 2,000 का वो मुआवजा बन गया उसका। तो वो बस उसी में आनंद रही कि इसके पैसे लो और खाओ पियो मस्त रहो। किसी की नहीं सुनते थे, उसके माता पिता ना वो। तो ये चल रहा, लगभग 10 साल चला। 10 साल की जब सर से भेंट हुई तो इतना बदलाव हुआ उसमें कि वो आया, उसने देख। तो सर ने क्या जादू किया, तो मैं बता रहा हूँ कि आज वो दोनों पति पत्नी, मुकदमा चलने के 10 साल चला और अभी भी नहीं टूटा, लेकिन वो इस तरह से रह रहे हैं, आज इस तरह से रह रहे हैं जैसे दूध में पानी मिला देते। तब से मैं प्रभावित हुआ, सर के सेंटर पे आना जाना हुआ। और मेरा उच्च प्रभार में हुआ तो सर ने कहा कि आपको भी जाना है। तो मैं अभी इससे बहुत दूर था, यूएसबी में जानता ही नहीं था कि यूएसबी है क्या। तो जब से सर के संपर्क में आया तो सर ने मुझे भेजा, तो वहाँ 8 दिवसीय जो कार्यशाला भोपाल में हुई आनंद विभाग, मैं गया चतुर्भुज भैया के साथ। तो मैं 3-4 दिन तो बड़ा बेचैन रहा, अभ्यास करता था, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था कि हो क्या रहा। 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला, कुछ कुछ मेरी समझ बढ़ी और समझ में मुझे तो कुछ दिखने लगा कि कुछ तो है अंदर, कुछ तो चल रहा है जो हम पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो दीदी वहां से मेरी पकड़ में, वहां से आया, बेचैन रहा, और मेरा ध्यान इस ओर बहुत जाने लगा। और जब वहां से आया प्रशिक्षण के बाद तो विद्यालय गया, वो बात बच्चों में मैं हर जगह देखता रहा। मेरी जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी, मैं कहाँ था अभी, मेरी दिशा और दशा दोनों बदल चुकी हैं। मैं ऐसा, भैया ने ऐसा, जैसे बीच में तालाब में जो तैरना नहीं जानता उसको सीधा तालाब में कुदा दिया। और भैया किनारे पर खड़े कि हम देखता हूं। तो मैंने 2-3 गुटखा खाए, और मैं भैया ने फिर खा के वो मैं हाथ पांव चलाया और बाहर निकल आया। मुझे लगा कि यार इसमें तो बहुत अच्छा आनंद है, मुझे भी तैरना सीखना है। तो मेरी यात्रा यहाँ से शुरू हुई मेरी जीवन यात्रा पहले कुछ थी, और मेरी जो मतलब जो शरीर यात्रा है, जीवन नहीं शरीर यात्रा है, तो पहले कुछ थी, अब पूरी यात्रा बदल चुकी है, दूसरी दिशा में आ गई। दिशा और दशा दोनों बदल चुकी है, मुझे मेरे अब ध्यान में आने लगा है। तो दीदी अब मैं इसके साथ में अब अपना अभ्यास जो पहला है उस पे बात करूंगा। तो देखना चाह, मुझे एक दिखने लगा है कि मेरे अंदर जो चल रहा है, मैं और शरीर, स्वयं में स्वयं को देखना, और जो मेरे अंदर जो विचार कल्पनाशीलता में चल रहे हैं, जो चल रहे हैं उनको वैसा ही देखना, बिना रोके टोके,
क्या चल रहा है, क्या आ रहा है, जा रहा है, कुछ पता चल रहा है, इसको बिना रोके टोके में देख पा रहा हूँ। इस ओर मेरा ध्यान। स्टेप 2 में मैं इन भावों को देख पा रहा, ध्यान जा रहा है कि जो भाव है, ये भाव मेरे स्वभाव के अनुरूप है, मेरे स्वभाव के लिए आरामदायक है। मैं एक पुतले की तरह था। मैं मानव की एक समझता था कि मैं मानव में, लेकिन मानव और महामानव, मुझे लगा कि यार मानव है तो मानव के अंदर तो जो मानवीय भाव होना चाहिए, जो पहले नहीं दिखते थे वो अब दिखने लगे हैं। जो भाव मैं देख पाता हूँ कि जो मानवीय आचरण के अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, इतनी समझ मेरी इस ओर जाने लगी। और इन भावों को जब मैं समझता हूँ तो मैं सुखी हो जाता हूँ, आराम में रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और जो भाव अलग टाइप के दिखते हैं तो मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ। तो मेरा ध्यान जब जाता है कि मुझे सही भाव और जो मानवीय स्वभाव के अनुकूल हैं, उनको मैं अपनी निरंतरता में लाने का प्रयास कर रहा हूँ और मेरा बार-बार ध्यान इसी ओर जा रहा है। तो इस सही भाव को रखता हूँ तो मैं बड़े आराम में रहता हूँ, सुख महसूस कर रहा हूँ और संगीत में भी रहता हूँ। और जो भाव मुझे ये भी दिखने लगा कि जो भाव चल रहे और जो दिख रहा है, वो मैं संगीत में होता हूँ। तो जब संगीत में होता हूँ तो इसका निर्णय कहाँ से आता है? कौन लेता है इसका निर्णय? तो मैं देख पा रहा हूँ कि इसका निर्णय मैं ही लेता हूँ। शरीर नहीं लेता, मैं ही लेता हूँ। और जब मैं निर्णय लेता हूँ, सही समझ और सही भाव को अगर मान्यता के आधार पर देखता हूँ तो मैं दुखी हो जाता हूँ और सही माने निरंतर जो है उसमें निरंतरता नहीं आती, असहज हो जाता हूँ। और जब सही समझ और सही भाव को देखता समझ के आधार, तो मुझे ये लगता है कि अगर हम समझ के आधार पर जिन भावों को देखता हूँ, ये मेरे लिए सहज हैं, सही हैं, तो दूसरे के लिए भी सहज हैं। तो इसके लिए जो इससे जो सुख दुख मिलता है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ये मेरी इस ओर मेरा ध्यान गया है कि जो भी भाव विचार बनते बिगड़ते, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। इसकी जिम्मेदारी मैंने ही ली है। जब जिम्मेदारी ली है, तो मैंने देखा कि निर्णय लेने का आधार क्या है। जो निर्णय लिए जाते हैं उसका आधार, तो आधार अब मैं पहले जो मान्यता आधारित मान्यताओं से जकड़ा हुआ था, पूर्व के संस्कार, उनके आधार पर निर्णय लेता था। तो मैं अपने आप में दुखी हो जाता था। दूसरों को देखना कि नहीं इनने गलत कर दिया है, मैं ही सही हूँ। मैंने देखा जब मैं अपने मूल्यांकन किया कि वास्तव में सामने वाला है कि मेरा है। तो जब मैंने समझ के आधार पर निर्णय लिया, तो मुझे दिखा कुछ, जो निर्णय है, जो निर्णय मैंने लिया है, जो मेरे लिए सहज स्वीकार है कि असहज है। वो संबंध का भाव, तो मैंने कहा कि यार ये तो मेरे लिए बहुत सहज है और स्वीकार भी है। तो जब अगर स्वीकार है, तो उसमें मुझे संबंध दिखा, और अगर स्वीकार नहीं है, तो वहाँ विरोध दिखा। तो मैंने देखा कि जब स्वीकार है, तो मुझे उसमें संबंध दिखाई दिया। प्रेम का संबंध, अ, मानव-मानव का संबंध और एक-दूसरे का मुझे उसमें ये दिखने लगा है कि कुछ है, जो चीज़ है, जो भाव चलते हैं, उनमें संबंध महत्वपूर्ण है। तो संबंध का भाव या विरोध का भाव, तो व्यवस्था का भाव या अव्यवस्था का भाव, सह अस्तित्व का या संघर्ष का। तो मुझे इन जो भाव है संबंध का, व्यवस्था का और सह अस्तित्व का, ये ही स्वीकार है। इसी में मेरी थोड़ी उत्सुकता बढ़ रही है
और मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण है जीवन के लिए, और मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर मेरे जीवन में ये चीज आ गई, मेरी निरंतरता में आ गई, तो मैं सुखी हो सकता हूँ। जब थोड़े से क्षण में, थोड़ी देर में, जब मेरे भाव संबंध पूर्वक, व्यवस्था पूर्वक, अस्तित्व पूर्वक स्वीकार है, तो मैं सुखी होता हूँ। तो इन भावों को मैं निरंतर बनाए रखने का प्रयास करूंगा, तभी मैं सुखी रह सकता हूँ। और अगर ये भाव मेरी निरंतरता में नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा ध्यान जा रहा है कि इन भावों को बनाए रखना मेरी प्राथमिक जरूरत है, बहुत ही आवश्यक है, और मैं इसको देख पा रहा हूँ। इसी क्रम में मैं आए स्टेप 2, अभ्यास 2 है। तो अभ्यास 2 में जो मेरी समझ बन रही है, तो मैं अभ्यास 2, पहले तो मैं एक ही ये जानता था कि मैं शरीर हूं, मैं एक अकेला ही हूं, मैं अकेला शरीर ही हूं। जब मैं निःशेषण में गया, वहां अभ्यास किया, तो मुझे पता चला कि शरीर ही नहीं है, मैं हूं, शरीर हूं। ये दोनों अलग अलग वास्तविकताएं दोनों अलग हैं, शरीर अलग है और मैं अलग हूं। मैं देख पा रहा हूं कि शरीर का जो आवश्यकता है शरीर की, वो अलग है, चैतन्य की आवश्यकता अलग है। मैं और शरीर के बीच जो सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इस ओर मेरा ध्यान जा रहा है। मैं ही शरीर को सूचना देता हूं, संकेत देता हूं, कौन सी संवेदना, कौन सा संकेत देना है, मैं संकेत देता हूं, शरीर काम करता है, उसको मैं पढ़ता हूं। मैंने शरीर, हाथ को संकेत दिया, हाथ काम करने लगा। पैर को संकेत दिया कहीं जाना है, तो जाने लगा। तो मैं शरीर से अलग हूं, लेकिन संवेदना को पढ़ पाता हूं, और संवेदना से भी अलग हूं। इसका निर्णय मैं लेता हूं। मैं संवेदना से अलग होते हुए भी संवेदना को पढ़ पाता हूं, शरीर से अलग हूं, शरीर से अलग हूं। पांचवा, बाह्य परिस्थिति का प्रभाव मेरे शरीर तक पहुंचता है। पहले मेरे ऊपर बहुत पड़ता था दूसरे को। मैं जब दूसरे को देखता था, स्वयं में उतनी समझ नहीं थी, तो मेरे ऊपर बाहरी परिस्थिति, प्रभाव, घटना, कोई व्यक्ति अगर कुछ कहे, शब्दों का, उसके हाव भाव का, तो मैं देखता था, मेरी आंख ने देखा, और प्रतिक्रिया पूर्वक में उसको अर्थ देता था और प्रतिक्रिया करता था। लेकिन मुझे अब बहुत मेरा ईश्वर इतना ध्यान जाने लगा है कि मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना। बाहरी परिस्थिति से मुझे क्या ग्रहण करना, क्या नहीं ग्रहण करना, मैं ये चीज देख पा रहा हूं, और उसे अर्थ भी दे पा रहा। यदि मैं बाहरी परिस्थिति पर प्रभावित होता हूं, कभी नहीं भी होता हूं, तो मैं ये भाव देख पा रहा हूं, मैं जिम्मेदारी पूर्वक प्रस्तुत हो रहा हूं कि मुझे सही समझ के साथ और सही भाव के साथ दूसरे का प्रभाव को समझकर, अपनी समझ के आधार, मान्यता के आधार पर नहीं, अगर हम दूसरे के प्रभाव को हम समझ के आधार पर देखें, तो हम सुखी रहते हैं। वो अपनी प्रतिक्रिया जो तत्काल देते थे, जवाब देना, तो उसमें भी कमी दिखाई पड़ती है। मुझ में थोड़ी कमी हुई है। बाहरी परिस्थिति और ऐसे परिवेश में रहा
कि बराबर प्रतिक्रिया होती थी, लेकिन जब से भगवान सर के सानिध्य में आया और उनसे रूबरू हुआ तो मेरे में बहुत परिवर्तन आने लगा है अपने आप। मैं कोई अगर मुझसे तेज आवाज में बात करता है तो मैं ध्यान देता, सुन सुन लेता हूँ उसको, मतलब ध्यान में नहीं लाता क्या बोल रहा है, उस ओर ध्यान ही नहीं देता है। अगर कोई सही बात करता है तो मेरा ध्यान जाता है। तो ये मुझे सर के सेंटर से मिला। वो वहाँ जब 6-8 दिवसीय कार्यशाला में गया तो मुझे कुछ इस जो बाहरी परिस्थिति थी, इसमें मैं काफी हद तक मैं सुख महसूस करता हूँ, इसका प्रभाव कम हो गया है मेरे। तो मेरा इस ओर ध्यान जा रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि जो प्रक्रिया है उस स्वयं में अपने को परिमार्जन करना है। जो संवेदनाएं हैं उनको पढ़ना है, कौन सी संवेदना हमारे लिए सही है, कौन सा भाव हमारे लिए सही है और कौन सा नहीं है। अगर जो भाव विचार बनते हैं, मेरे अंदर जो भाव है मैं ही उन भावों को बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, इसका निर्णय भी मैं ही लेता हूँ। तो मेरे अंदर जो भाव हैं उन भावों को मैं जिम्मेदारी पूर्वक कौन से भाव अपने अंदर रखना है इनका, और जिम्मेदारी से उनका निर्वाह करना है। दूसरे से जब मैं प्रभावित होता था तो मेरा जीना उस समय परतंत्रता पूर्वक होता था, लेकिन अब मुझे मैं और शरीर के बीच में जब मुझे मेरा इस ओर ध्यान जा रहा है तो मैं अपने को सही दिशा में रोकने का प्रयास कर रहा हूं और थोड़ा थोड़ा ध्यान मेरा इसमें बना हुआ है। मैं अपने शरीर की स्थिति का आकलन कर पाता हूँ। कोई घटना है उसको देखता हूँ, संवेदना को पढ़ता हूँ और शरीर के बारे में आकलन करता हूँ, मुझे क्या सही है और क्या गलत लगता है, इस ओर मेरा ध्यान जाता है। मुझे लगता है कि अगर मैं सुखी रहूं मेरा परिवार भी सुखी रहे। तो इसका प्रभाव जो है मेरे घर परिवार में मुझे थोड़ा थोड़ा देखने को लगा है। पहले मैं प्रतिक्रिया पूर्वक घर में परिवार में कुछ हो गया तो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ऐसे इनने ये गलत कर दिया वो गलत कर दिया। तो मुझे में बहुत चेंजिंग हुआ है। मैं अपने आप को बहुत, मैं अपने आप जब मैंने अपना मूल्यांकन किया तो मैंने पाया कि मैं ही हूँ। मैं अपने को ये मानता था कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, तो नहीं। जो मेरे भाव, जो मेरे मन में जो कल्पनाशीलता में जो भाव चलते थे उनकी उथल पुथल होती थी, तो मैंने जिन भावों को, मेरे जो भाव मेरे लिए साज हैं, मैं उनकी निरंतरता को बनाए रखता हूँ और जिम्मेदारी से रखता हूँ। वो चीज मेरे मेरे ध्यान, हर क्षण मेरा ध्यान जाने लगा है। सातवां स्टेप मेरा होना शून्य के अस्तित्व में बना हुआ है। तो मैंने यहाँ मेरा ध्यान गया, पहले नहीं था इतना ध्यान का शून्य क्या है। तो शून्य जो है पूरा जो गैप है, जो ध्वनि है, जो शून्य के माध्यम से ही एक दूसरे में आदान प्रदान होती है। तो मैं शून्य में हूँ, मेरा शरीर शून्य के अस्तित्व में और निरंतर क्रियाशील है। शरीर क्रियाशील है, भौतिक जितनी वस्तुएं हैं वो सब क्रियाशील है और निरंतरता में है। मुझे इस ओर मेरा इतना ध्यान गया है और जो आदान प्रदान है वो शून्य के माध्यम से है। शरीर साधन है, तो मेरे को इस शरीर से क्या काम लेना है, क्या सूचना देना है, ये मैं ही करता हूं। और मैं अपने जीवन के लिए जो सुख का अनुभव कर रहा हूं, तो मैंने देखा कि सुख जो है मेरे भाव विचार, तो जो सुख है तो मैंने देखा कि सुख स्वभाव है या प्रभाव। तो पहले,
मैं स्वभाव सुख जो है स्वभाव या प्रभाव, तो प्रभाव के रूप में देखता था। लेकिन अब मैंने देखा कि सुख तो वास्तव में स्वभाव चेंज करने में, अपने को चेंज करने में ही सुख दिखाई देता है। हम दूसरे को ना देखें, सारा मूल्यांकन हमें अपना करना और हर क्षण करना। यदि हम हर क्षण जो भी गतिविधि करते हैं तो हम सही समझ के साथ, और हमें अपनी सहज स्वीकृति स्वीकृति तो बनी हुई है हमारी निरंतर, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। परिवर्तन तो हमारे भाव विचारों में, उस समझ, उसमें जो मान्यताओं में फंसे हुए उसमें होता है। तो हम जब समझ के साथ अपने सुख को स्वभाव में लाएंगे, और जो भाव विचार चलते हैं हमारे, तो उनमें को हम जब निरंतरता लाएंगे तो हम, हमारा जो स्वभाव है वो बदलेगा, तो हम उसमें हमें सुख की निरंतरता दिखाई देगी। तो मेरा ये मानना है कि मुझे अब जो सुख दिखा वो स्वभाव के रूप में दिखाई देता है, इसलिए मैं इसे निरंतरता बनाए रखने का प्रयास कर रहा हूँ। और इसमें मैं क्रियाशील हूँ कि मेरा जो भाव है वो अच्छे रहें, और मेरी जो शरीर यात्रा है, जो अभी 30 साल मेरे ऐसी गुजर गए हैं, जो शेष यात्रा है मेरा, ये यात्रा मेरी किसी काम, मेरी शरीर यात्रा मेरी किसी काम आ जाए, और किसी का मैं दुख बांट सकूं, ऐसी भावना के साथ में आज की शेयरिंग, दीदी, मैं शेयरिंग को विराम देना चाहता हूँ। सभी को नमस्ते, सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद। भगवान सिंह भैया का मैं बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी दिशा और दशा दोनों बदल दी है, और मैं इसमें क्रियाशील हूँ निरंतर सुख की खोज में। मैं ऐसे पथ पर हूँ कि इतने सारे बच्चे, मेरे तो 3 बच्चे हैं, मुझे आप दिखाई देता है कि मेरे 3 नहीं हैं। मेरे स्कूल में जितने बच्चे हैं, मेरे सारे बच्चे मेरे हैं। अब दिखाई देता है कि मुझे अपने बच्चों को नहीं, इनको देखना है। और मैंने हमेशा, मेरी भावना ये रही कि मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा। मैंने जहां से पोषण लिया है, तो मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा, उनको देखा। मेरी भावना उन बच्चों के प्रति जुड़ी रही, तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हैं, सभी के आशीर्वाद से। बस दीदी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सभी को नमस्ते, प्रणाम, धन्यवाद। जी, धन्यवाद गोवर्धन भैया। आपने अपनी पहली शेयरिंग रखी है और बहुत अच्छे से आपने सारी बात को रखा। अभी मैं कुमार भैया को रिक्वेस्ट करूंगी कि गोवर्धन भैया की शेयरिंग के बारे में अपनी फीडबैक को रखें। जी गोवर्धन भैया नमस्ते। नमस्ते भैया, चरण स्पर्श। जी जी, प्रणाम प्रणाम। आपने अभी पहला बैच ही अटेंड किया है, और आपने बड़े ही जी भैया। भावपूर्ण ढंग से पूरी बात को रखा। बिल्कुल जैसे मन लगाकर एक एक बात को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं, फिर उसको शेयर करते हैं, तो उस रूप में आपने रखा। ये भी दिखाई दिया कि जिस तरह का आपको वातावरण मिला है, सहयोग मिला है, और जिस तरह की उपलब्धियां हुई है संपर्क में आने के बाद, उससे भी आप बहुत प्रसन्न हैं और उत्साहित हैं आगे के लिए। और जी सुबह का भैया जी, सत्र भी आप अटेंड कर। मैं जी जी भैया, जी मेरे जीवन की पहली यात्रा थी भोपाल की। मैं पढ़ता था कि मेरे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, तो मैंने पहली बार मैं ऐसे क्षेत्र में रहा। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि ये है मेरी राजधानी। जी भैया। जी जी। आपकी उम्र क्या है अभी? भैया, 54 का हो गया हूँ। अच्छा अच्छा, अभी तो आप बिल्कुल यंग हैं, ठीक है। तो बढ़िया, आपके पास जी काफी समय भैया है जी। जी जी। अपने ऊपर काम करने के जी लिए, समाज के लिए काम करने के लिए, और आपको एक टीम भी मिली हुई है। जी एक भैया। बड़ा समूह आपका बनता जा रहा है नौगांव में। तो न काफी अवसर है आपका अपने और समाज के विकास के लिए, तो उसका ठीक से सदुपयोग किया जाए। और मैं आशा रखता हूँ कि आप आने वाले बैचेज में भी जुड़े रहेंगे। जी तो भैया सुबह का जी। सत्र आप अटेंड करते रहें। अभी जी आप करते जॉब में हैं हैं भैया, जब या से फिर? वहाँ। जी, मैं निरंतर जुड़ता हूँ भैया, सबकी बात को सुनता हूँ।
और मैंने जी ये मान लिया कि मैं तो एक पौधा हूँ, भगवान सिंह भैया के गमले में लग चुका हूँ। अब भगवान सिंह भैया जो खाद बीज मुझको दे रहे हैं, जी। उससे मैं मुझे बड़ा आनंद आ रहा। ये बढ़िया भैया। तभी आप जॉब में हैं? जी, अब टीचर हैं भैया जी। अच्छा, ठीक है। तो काफी अवसर है, टीचर हैं, स्कूल में भी अवसर है काम जी, करने मेरी का। जिम्मेदारी और भी मैं मुझे महसूस होने लगी कि मैं तो बहुत ऐसे पद पर हूँ कि मुझे तो बहुत मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। है ना, बिल्कुल। जी टीचर्स की खास रूप से जिम्मेदारी है समाज के लिए। जी जी तो मुझे लगता है कि आप और वर्कशॉप अटेंड करें, वस्तु की और क्लैरिटी बनी। कुछ जी बिंदुओं पर आपका ठीक से ध्यान गया है, बट कुछ और बिंदुओं पर भी ध्यान जाना है। तो आपको जो परस्परता में सुख मिला है, उपलब्धियां हुई हैं, उससे तो बहुत उत्साहित है, प्रेरित है आप। और अगर स्वयं पे काम किया जाए, समझ के स्तर पे और काम किया जाए, तो उत्साह का स्रोत धीरे धीरे अपने अंदर बनने लगेगा। तो वो एक बहुत जी अच्छी बात होगी। तो बहुत ही अच्छा भैया। मैं कहूँगा कि आप इस अपनी गति को बनाए रखें। एक और शेयरिंग है, एक और विस्तार में बात रखते हैं। अपनी गति को जी बनाए रखें और जी वर्कशॉप करते रहें। ऑनलाइन वर्कशॉप का भी अवसर है आपके पास, और उधर छत्तीसगढ़ और भोपाल में भी कई सारे अवसर हैं वर्कशॉप के लिए। तो इसको भी आप अटेंड करते रहें। जी भोपाल में तो अभी वर्कशॉप लगातार होने वाले हैं। जी तो आनंद विभाग के साथ कई सारे वर्कशॉप प्लान है। इनफैक्ट आने वाले समर्स में तो 36 वर्कशॉप प्लान किए जा रहे हैं। और उसमें हमें जी ऐसे साथियों की भी जरूरत होगी जो उस पूरे वर्कशॉप के आयोजन में सहयोग करें। तो और आप टीचर भी हैं, और टीचर्स के लिए ही हो रहा है, तो उसमें आप आए और भागीदारी करें, बहुत ही अच्छा रहेगा। जी भी। जी, बढ़िया भैया, शुभकामना। या धन्यवाद, सभी को नमस्ते, चरण स्पर्श। जी।